गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास में लेसन नंबर 8 कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारे लास्ट वीडियोज में हम कोशिका के बारे में सामान्य जानकारियाँ, इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका तथा जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर जान चुके हैं। अब हम कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना एवं उसके विभिन्न कोशिकांग। तो कोशिका के संरचना में हमने देखा था यूकैरियोटिक में पादप कोशिका में सबसे बाहर जो संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है इसे? कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले हम कोशिका के निर्जीव घटक की बात करेंगे, जो कि क्या है? कोशिका भित्ति। इसके बाद हम सजीव घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होती है। ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जीवाणु में भी अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। किसकी बनी होगी उनकी कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। फिर हम बात करेंगे फंजाई। फंजाई होते हैं कवक। हिंदी में क्या बोला जाता है? कवक। कवक में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब देखिए जो पादपों की कोशिका भित्ति है वह मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और किसकी बनी होती है? पैक्टीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पादप की कोशिका भित्ति के बारे में। हमने देखा कि पादपों की कोशिका में सबसे बाहरी दृढ़ निर्जीव जो आवरण पाया जाता है, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, सबसे बाहरी मजबूत और जो निर्जीव आकार आवरण है उसे हमने क्या बोला था? कोशिका भित्ति। और यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं संरचना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं संरचना प्रदान करती है। तो देखिए क्या देखा हमने कोशिका भित्ति के बारे में कि सबसे बाहरी दृढ़ निर्जीव जो आवरण है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं संरचना प्रदान करती है। पादपों में यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, सीधे ही क्या पाया जाता है? उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं जीवाणु की, जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका है ये? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जबकि जो कवक है, कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसमें पाई जाती है? वो काइटिन की। हम कवक के बारे में आगे देखेंगे। हमने देखेंगे कि जो पंच जगत वर्गीकरण दिया गया है जीवों का, उसमें 5 जगत है, तो उसमें से एक जगत है कवक। जो तीसरा जगत बताया गया है उसमें कौन सा जगत है? वो कवक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यदि आप कोशिका भित्ति की संरचना देखते हैं तो देखिए जैसे ही कोशिका में विभाजन होता है तो सबसे पहले जो इनके बीच में जो संरचना बनती है कोशिका भित्ति की, इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। क्या बोला जाता है इसे? मध्य पटलिका। यह कोशिका भित्ति का ही भाग है। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो आवरण बनता है इसे क्या बोल देते हैं? मध्य पटलिका। यह मध्य पटलिका कैल्शियम या मैग्नीशियम के पैक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पैक्टेट का। अब इसके ऊपर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एवं अन्य पदार्थ जमा हो जाएंगे, इससे क्या बन जाता है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अंदर की तरफ पदार्थों का जमाव होता जाता है
और किसका निर्माण हो जाता है? अब अंदर की तरफ किसका निर्माण हो गया? प्राथमिक कोशिका भित्ति का। यह जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है यह किसकी बनी होगी? देखिए जो मध्य पटलिका है वो तो किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की। जबकि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, यह जो मुख्य कोशिका भित्ति किसकी बनेगी? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एवं पैक्टीन की। जैसे जैसे कोशिका पुरानी होती जाती है, अंदर एक और नई लेयर बनने लग जाती है। यह भी कोशिका भित्ति की ही मोटाई बढ़ती जाती है और कोशिका भित्ति की आंतरिक सतह पर पदार्थों का जमाव होने लग जाता है। पदार्थों के जमाव को हम क्या बोल देते हैं? स्थूलन। तो स्थूलन के द्वारा जब प्राथमिक कोशिका भित्ति में पदार्थों का जमाव होगा या पदार्थों का स्थूलन होगा तो अंदर एक नई लेयर बन जाती है जिसे क्या बोल देते हैं हम? द्वितीयक कोशिका भित्ति। क्या बोल देंगे इसे हम? द्वितीयक कोशिका भित्ति। और यह द्वितीयक कोशिका भित्ति में क्या हो जाता है? लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमाव होने लग जाता है। क्लियर हुआ? तो जब हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाएगा? मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति एवं द्वितीयक कोशिका भित्ति। बहुत कम पादपों में द्वितीयक कोशिका भित्ति, बहुत कम पादपों में पादप कोशिकाओं में तृतीय कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। तो ये जो संरचना है किसका भाग है? आपकी कोशिका भित्ति का ही ये आपके भाग है। अब देखिए हमने देखा है जब फल पक जाते हैं, जैसे ही फल पक गया तो वो क्या आपके थोड़े मुलायम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनमें मध्य पटलिका, जो दो कोशिकाओं के बीच की जो स्पेस था ये वाला मध्य पटलिका वाला, ये क्या हो जाता है? उनके मध्य में नष्ट हो जाता है, तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसे ही हमने क्या बोल दिया था? इसी कारण ही आपके पकने के कारण फल क्या हो जाता है? आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जैसे ही पदार्थों के ऊपर, हमने कहा प्राथमिक पटलिका के ऊपर क्या होता है? सेलुलोज का जमाव हो रहा है, लेकिन कोशिका भित्ति में कुछ स्थान पर सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता और यहाँ पे बीच में आपके पास अवकाश बन जाता है जिससे दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोला जाता है इसे? प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु। हिंदी में बोलेंगे इन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा या हिंदी में बोलेंगे इसे जीवद्रव्य तंतु। देखिए हमने क्या कहा, जैसे ये सपोज कीजिए ये आपकी मध्य पटलिका थी, ठीक है। इस मध्य पटलिका के ऊपर अंदर की तरफ क्या जम गया? आपका मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की थी। इसके अंदर हमने कहा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह जमने लग गया। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे सेलुलोज या हेमिसेलुलोज, पैक्टिन नहीं जम पाता और जो रास्ता क्रिएट हो गया, जो गैप क्रिएट हो गया, यह दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इन्हें हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु। यह प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु किसका लक्षण है? यह है पादप कोशिका का। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो कोशिका भित्ति है क्या क्या काम करेगी? हमने देखा कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान कर रही है। पहला तो क्या काम था इसका कि निश्चित आकार एवं निश्चित संरचना कोशिका को प्रदान कर रही थी। दूसरा देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें पाया जा रहा है, पहला कार्य। दूसरा कार्य प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु पाया जाता है जो कि पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है। तीसरा हमने कहा दृढ़ भित्ति है। दृढ़ भित्ति का मतलब क्या है? कोशिका का मजबूत आवरण निर्मित करती है, यानी कि कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य, इसे हम क्या बोल देते हैं? यांत्रिक सामर्थ्य अर्थात मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। तो क्या किया हमने? क्या क्या देखा? निश्चित आकार संरचना दे रही है, पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन में सहायता कर रही है, कोशिका को मजबूत आवरण प्रदान करने का काम भी करती है। इसी के अतिरिक्त देखिए
यह क्या हो गया आपके पादप कोशिका के मुख्य कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो ये हमारी कोशिका भित्ति की संरचना हुई। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, जिसे हम जीवद्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो देखिए, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला, ये सब आपकी कोशिका झिल्ली के ही नाम हैं। हमने देखा था पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या था, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली की परत पाई जाती है। यह तो हमने किसकी बात की थी, पादप कोशिका की। जबकि यदि हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सीधे ही क्या पाई जाती है, इनमें बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो देखिए, कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है जीवद्रव्य के चारों ओर का जो झिल्ली है, उसे हमने क्या कह दिया है, कोशिका झिल्ली। तो जीवद्रव्य को इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जीवद्रव्य एवं कोशिकांग। इनके अंदर भी क्या पाया जाएगा, जीवद्रव्य एवं कोशिकांग। तो जीवद्रव्य को आवरित करने वाली झिल्ली, जीवद्रव्य को आवरित करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहेंगे इसे, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली सजीव होती है। कैसी परत है, ये सजीव परत है। साथ ही है चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली है ये, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। देखिए, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहती है, यह पदार्थों का चयन करके कोशिका के अंदर आने जाने देता है। जबकि जो कोशिका भित्ति थी वो कैसी थी, जो कोशिका भित्ति थी वह पूर्ण पारगम्य झिल्ली थी। कैसी थी यह, पूर्ण पारगम्य। जबकि कोशिका झिल्ली कैसी है आपकी, चयनात्मक अर्धपारगम्य, पदार्थों का चयन करके उन्हें कोशिका के आर पार जाने देती है। अब देखिए, सबसे पहले कोशिका झिल्ली की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखी गई थी। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी गई थी। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, नॉल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने। तो सर्वप्रथम आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका झिल्ली की स्टडी की गई और वहां पे कोशिका झिल्ली को देखा गया। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना। देखिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए। सबने अपने अपने स्तर पर अध्ययन किया और अलग अलग कोशिका झिल्ली के मॉडल की खोज की गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एकल कला कहा, तो कुछ ने इसे सैंडविच के समान बताया। तो कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल दिया गया। यह सैंडविच मॉडल डैनियल और डॉसन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं हुई। इसके बाद फिर दूसरा आया इकाई कला संकल्पना। इकाई यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्टसन के द्वारा, किंतु यह भी अधिक प्रचलित नहीं हुई। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में सबसे प्रचलित सिद्धांत दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन द्वारा, जिसे क्या कहा गया था, तरल मोज़ेक प्रतिरूप। तरल मोज़ेक प्रतिरूप।
जिसे बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एवं निकोलसन द्वारा। सिंगर एवं निकोलसन द्वारा तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया और यही सबसे ज्यादा मान्य मॉडल है कोशिका की झिल्ली की संरचना के बारे में। देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल वो कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। क्या बता रहा है? यह है सिंगल निकोलसन का मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, लिपिड एवं प्रोटीन की। लिपिड से क्या तात्पर्य है? वसा से। वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। अल्प मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब देखिए इसमें वसा के 2 स्तर होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा के 2 स्तर होते हैं एवं इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन से है 2 प्रकार? एक तो होती है आंतरिक प्रोटीन, जबकि दूसरी होती है इसमें बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन को हम समाकल प्रोटीन भी कह देते हैं, जबकि बाह्य प्रोटीन को परिधीय प्रोटीन भी कहा जाता है। सिंगर एवं निकोलसन के अनुसार कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। मोटाई कितनी है इसकी? 75 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है क्या? कोशिका झिल्ली। अब देखिए इन्होंने कैसी बताई कोशिका झिल्ली की संरचना। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी संरचना होती है, जिसमें लिपिड के 2 स्तर हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? वसा का स्तर। यह हमने क्या बना दिया? पहला स्तर वसा का, और यह भी क्या है? वसा का दूसरा स्तर, जिनमें कुछ प्रोटीन तो बाहर की तरफ। ये देखिए, तो देखिए प्रोटीन की संरचना जब हम बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली की संरचना में, तो बाहर की तरफ क्या था? इसमें वसा की परत पाई जाती है। उसकी टोटल मोटाई कितनी थी? 75 एंगस्ट्रम इतनी इस कोशिका झिल्ली की मोटाई बताई गई थी सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। तो 35 एंगस्ट्रम मोटा ये एंड 35 एंगस्ट्रम मोटा वसा की दूसरी परत, और 5 एंगस्ट्रम का इनके बीच में क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। 2 तरह की प्रोटीन थी। बाहर की तरफ जो ये प्रोटीन थी इसे बाह्य या परिधीय प्रोटीन कहा जाता है, जो कि कोशिका झिल्ली में जीवद्रव्य की तरफ और कोशिका भित्ति की तरफ दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये भी बाह्य या समाकल प्रोटीन ही है, बाह्य या परिधीय प्रोटीन है। जबकि एक कुछ प्रोटीन आपकी कोशिका भित्ति की मोटाई में पाई जाती है पूरी वसा की परत के आर पार। इसे हम क्या बोल देते हैं? आंतरिक या समाकल प्रोटीन इसे कह दिया जाता है। इनके ऊपर कुछ मात्रा में आपके कार्बोहाइड्रेट के अणु भी पाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दर्शाया गया तरल मोज़ेक मॉडल है, जिसे हम तरल किरमिर मॉडल भी कह सकते हैं आप इसे। और क्या बोला जा सकता है इसे? तरल किरमिर मॉडल। किसके द्वारा दिया गया? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। अब देखिए इसमें हमने जिस वसा के अणु की बात की थी, इस वसा के अणु में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? जब हम वसा के अणु की बात करते हैं तो यह जो वसा का अणु है इसमें बाहर की तरफ जो सिरा होता है इसे क्या बोल देते हैं? ध्रुवीय सिरा। क्या बोल दिया जाता है इसे? ध्रुवीय सिरा या ध्रुवीय हेड, पोलर हेड। इसमें से 2 कोशिकाओं की श्रृंखला बाहर 2 हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बाहर निकली होती है। इसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं? अध्रुवीय पूंछ या नॉन पोलर टेल इसे कह दिया जाता है। तो हमने देखा तरल मोज़ेक मॉडल में कि जो वसा है उसमें ध्रुवीय सिरा होता है जो कि बाहर की तरफ होता है। ये देखिए ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ है, जबकि अध्रुवीय पूंछ कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ उपस्थित होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए
क्या कहता है ये जो तरल मौजिक मॉडल है, इसने क्या कहा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अणु पार्श्वीय गति करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटीन के अणु पार्श्वीय गति करते रहते हैं या तैरते रहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, तरल मौजिक मॉडल या तरल किरमिक मॉडल। और यह जो झिल्ली के भीतर गति करने की जो क्षमता है, तरलता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हमने कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिका झिल्ली के कार्य देखेंगे, जिसमें हम कोशिकाओं में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।